हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर से हम लोग क्लास 10 के मैथ का अध्ययन करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 से प्रारंभ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का अध्ययन इससे पहले वाले वीडियो में हो चुका है। तो इसमें हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q + 1 के रूप का होता है। तो यहाँ आप समझे करा किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कहने का मतलब है कि यहाँ कोई संख्या निर्धारित नहीं है। तो जहाँ कोई संख्या निर्धारित न हो वहाँ आप हमेशा कोई अंग्रेजी का अक्षर ही मानेंगे। उसके हिसाब से यहाँ मान लिए कि माना वह धनात्मक पूर्णांक x है जिसे कह रहा है आगे इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बराबर, यदि हम सिद्ध कर लेते हैं 4q होगा, इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बराबर 4q + 1 होगा। तो इसका अर्थ यही होगा कि इसके रूप में भी है, कोई किसी के बराबर है अर्थात वह उसके रूप में है। तो यहाँ आप जब उस धनात्मक पूर्णांक को मानेंगे x, यहाँ आप कोई अंग्रेजी का अक्षर ही मानेंगे, चाहे जो माने, तो मैं यहाँ x मान लिया हूँ। तो इस समय इसका मान यही आपको मानना पड़ेगा। यहाँ लिख देना है जो 4q, 4q + 1 के रूप में है। जब आप उस धनात्मक पूर्णांक को मानेंगे एक घात में, उस समय भी इसका मान वही लिखेंगे जो दो घात में हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है, परंतु इसमें अंग्रेजी का अक्षर चेंज कर लेंगे। यहाँ जो q है उसे कुछ मान लीजिए, मैं a मान ले रहा हूँ। दो घात में जो सिद्ध करना है यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि हमें सिद्ध करना है कि जो हम माने थे धनात्मक पूर्णांक, उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तब आ जाना चाहिए 4q, और तब आ जाना चाहिए 4q + 1। जब हम ये बराबर प्रूफ कर लेंगे तो कह सकते हैं कि ये इसके रूप में भी है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ हम हल कर रहे हैं, यहाँ हम आपको फिर से समझा रहे हैं। यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बात है कि यहाँ कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो यहाँ किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कहने का मतलब है कि आप कोई भी पूर्णांक मान सकते हैं। जहाँ कोई भी पूर्णांक मानने की बात आए तो वहाँ आप हमेशा कोई अंग्रेजी का अक्षर ही मानेंगे, क्योंकि यहाँ कोई निर्धारित मान नहीं है। तो यहाँ मैं मान लिया कि वह धनात्मक पूर्णांक x है। तो किसी को आप मानते तो पहले आप उसे एक घात में ही मानेंगे। जब उसे एक घात में मानेंगे, आपको एक घात में सिद्ध नहीं करना है, आपको सिद्ध करना है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, माने इसका दो घात इनके रूप में होना चाहिए। इनके रूप में मतलब इनके बराबर होना चाहिए। तो इनका जब हम दो घात किए तो लिख दिए बराबर 4q होना चाहिए, और इनका दो घात बराबर 4q + 1 भी होना चाहिए। तो आप सोचें कि उसका एक घात क्या होगा। तो उसका एक घात जब होगा तो उस समय उसका मान आपको यही मानना है, परंतु q को चेंज कर लेना है। q के स्थान पे कोई भी अक्षर आप ले सकते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ हम q को चेंज किए, बाकी अंक वही है, केवल q के स्थान पे a, यहाँ भी q के स्थान पर ये हो गया। आगे हमें हल करना है उसी एक घात से। तो यहाँ हम लिख रहे हैं कि यहाँ x बराबर x वह धनात्मक पूर्णांक x है जो इनके रूप में है, मानिए इनके बराबर है। तो x बराबर हम एक बार में इसे सिद्ध करें तो इसका रूप इसमें है 4a। आगे इसका वर्ग होना चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों साइड का वर्ग करने पर। तो यहाँ इसका वर्ग करें तो ये होगा, इसका वर्ग आप करेंगे तो लिख सकते हैं इसके ऊपर दो घात, तो x² और इसका वर्ग होगा 16a²। आगे यहाँ देखें, हमें सिद्ध करना है कि x² एक साइड है तो अगले साइड 4q हो। तो इसमें से हम 4 निकालने के बाद कितना लिख दें कि इसके बराबर हो जाए। तो 4 में हम 4 का गुणा करेंगे 16 आ जाएगा, और a² बचा। तो कुल मिला के इसी के बराबर है। यहाँ पर हमें इसे हटा के लिखना होगा q। देखें 4 के बाद इसमें q है, तो 4 के बाद जो भी है इसे हटा के हमें लिखना होगा q। तो मैं 4a² बराबर q रखने पर, तो x² बराबर 4 वही है, इसको हटा के हम लिखते हैं q। इस प्रकार से आपका x² बराबर 4q हुआ। इसे कह सकते हैं कि 4q x² माने किसी वर्ग के रूप में भी है। तो यहाँ आपका ये शुरू हुआ। आपको सेम इसी प्रकार से आगे आपको लेना है
पुनः यही कथन दोहरा रहे हैं कि इसका मान इसके बराबर भी हो सकता है। जब इसके बराबर लेंगे तो आगे इसे सिद्ध कर देना है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ x बराबर 4a + 1 भी है। यहाँ भी आपको दोनों साइड का वर्ग करना है। जब यहाँ दोनों साइड का वर्ग करेंगे तो यहाँ x है उस पर 2 घात करेंगे इसी होगा। यहाँ 1 से अधिक पद है तो इस पर 2 घात करेंगे तो कोष्ठ बना के करना होगा। आगे ये तो वही है। यहाँ देखें ये आपका जो भी है इसे समझें तो a + b के होल स्क्वायर के रूप में है। a + b के होल स्क्वायर के रूप से इसे यदि हम हल करें तो इसे a कहना पड़ेगा, इसको b। तो a स्क्वायर माने 4a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस 2ab 2a माने पहला और b माने दूसरा। आगे इसका मान आ जाएगा 16a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 दूनी 8a। आपको पता है कि हमें ये वाला सिद्ध करना है। तो एक साइड में x का स्क्वायर है, अगली साइड में 4 के साथ q हो और 1 अकेले हो। तो इसमें जो 1 है उससे अंत में करके अकेले कर दिए, बाकी जो बच रहा है उसमें 4 के बाद q हो। इसका मतलब इन दोनों में से 4 हमें निकाल लेना है। तो यहाँ 16a स्क्वायर प्लस का 8a, इन दोनों में हमें 4 कॉमन लेना होगा तभी 4 के बाद हम q रख पाएंगे। तो इसमें 4 कॉमन ले लीजिए। कॉमन का मतलब भाग होता है। 4 चौक 16, 4a स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8, यहाँ आएगा 2a प्लस का 1। अब यहाँ से आप मिला लो कि 4 के बाद जो भी हो q हो आगे +1 सही है। तो इसको हमें मानना पड़ेगा q। तो इसमें आप यहाँ पे लिख सकते हैं मैं 4a स्क्वायर प्लस का 2a = q। तो 4 के बाद जो भी आए इसे हम q मान चुके, तो इसके स्थान q आगे +1 है, यहाँ x स्क्वायर है x स्क्वायर है। इस प्रकार से ये भी आपका बराबर सिद्ध हुआ। यदि ये किसी के स्क्वायर के बराबर है इसका मतलब ये किसी के वर्ग के रूप में भी है। यह बात आपका यहाँ पर साबित हुआ। चलो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, जिसमें कहा जा रहा है यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से इनका और इनका HCF निकालना है। तो इससे पहले हम आपको समझा चुके हैं कि HCF यूक्लिड के नियम से जब भी निकालने के लिए कहा जाएगा उसमें हमेशा या तो 2 संख्या दिया होगा या तो 3 संख्या। यदि 2 संख्या दिया होता है तो सीधे एक बार में उसका HCF आ जाता है। यदि 3 संख्याएं दिया है तो उसका HCF आप इस प्रकार से करेंगे। यूक्लिड एल्गोरिथ्म के नियम से कहता है तो आप इसमें समझेंगे कि इसे हम भाग विधि से कर सकते हैं और उनके प्रमेय से भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम आपको इनके भाग विधि से बता रहे हैं। तो जब भी 3 संख्याएं देकर HCF कहेगा, यूक्लिड के नियम से कहेगा, तो इसमें से आप कोई 2 संख्या सबसे पहले लेंगे। इसमें निर्धारित नहीं कि किन 2 को आप लेंगे, कोई 2 ले सकते हैं। तो यहाँ हम ले रहे हैं 378, 180 और लेके लिख देंगे का HCF। सबसे पहले किसी 2 संख्या का आप HCF निकालेंगे। तो यहाँ HCF भाग विधि से निकालेंगे। तो जो भी 2 संख्याएं आप लिए होंगे उसमें पहचान करेंगे कि कौन संख्या छोटी है और कौन बड़ी है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में आपको भाग देना है कि छोटी संख्या हमारी ये है, बड़ी संख्या ये है। तो छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में भाग देंगे। यहाँ आप जिससे भाग देते हैं उसका नाम होता है भाजक और जिसमें भाग देते हैं उसका नाम होता है भाज्य। यहाँ इनका नाम आपको ध्यान रखना होगा। अब इनसे आप भाग करें तो 180 दूना 360, 2 बार जा सकता है, 3 बार ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 2 बार जब ले जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 360। अब यहाँ ऊपर वाला ज़्यादा है तो आप घटाएं, यहाँ बच जाएगा 8, यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ कुछ नहीं बचा तो उसे कैंसिल कर दें। तो यहाँ आपको ये ध्यान देना होगा कि जब भी आपका जो शेष है वो आपके भाजक से कम हो जाए तो उसे तुरंत भाजक बना लेंगे और पहले भाजक कौन था उसे भाज्य का स्थान दे देंगे। भाज्य माने जिसमें भाग करते हैं। अब फिर से वही क्रिया मतलब भाग देंगे।
तो 18 2 180 आप यहाँ डायरेक्टली बोल सकते हैं। ये आपका पूरा ऊपर नीचे से में पूरा कैंसिल हो गया। तो जब आपका शेषफल पूरा कैंसिल हो जाएगा तो उस समय भाज्य कौन है, वो आपका HCF बन जाता है। तो यहाँ आपका उस समय का भाज्य था 18, तो इन दो संख्याओं का HCF आपको प्राप्त हुआ। अब इन दो संख्याओं का HCF जो है उसे यहाँ आगे आपको लिख लेना है। 18 था, 18 लिख लिया है। आगे एक संख्या इसमें छोड़ दिए थे तो उसे इसके साथ लिख देना है। अब फिर से आपके पास दो संख्याएं बन गई। अब इन दोनों का फिर से इसी नियम से HCF करना है। यहाँ पर लिख देना है का HCF। अब आपको दो संख्याओं का HCF यदि भाग से करना है तो आपको पहचान करना होगा कौन छोटी है कौन बड़ी। तो इसमें आपका 18 छोटा है और 420 बड़ा है, तो 18 से भाग करेंगे 420 में। तो यहाँ आप देख रहे हैं 2 अंकों में है, आगे 3 अंक में है। पहले आप 2 अंक पकड़ के ट्राई कर लेते हैं कि भाग हो सकता है क्या। तो 18 दूनी 36, 18 3 54 ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो 2 ही बार ले जाएं। यहाँ 36 आ जाएगा, यहाँ ऊपर वाला ज़्यादा है तो घटा दें। तो ये कम है, इससे आप उधार लेकर इसे घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 6, और यहाँ ऊपर नीचे सेम हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। आगे इसमें 0 है उसे लिख देंगे। अब भी ये ज़्यादा है इससे, तो अभी आप भाग करें तो 18 3 54, इससे ज़्यादा बार नहीं जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा 6, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब आप जब देखें कि शेषफल आपका भाजक से कम हो गया तो इसे भाजक बना देंगे और इसके पहले वाले भाजक को भाज्य। फिर से वही भाग करें तो 6 3 18, ये आपका पूरा कैंसिल हो गया। जब आपका शेषफल पूरा किसी में कैंसिल हो जाए तो उस समय जो भाजक रहेगा वही आपका HCF। तो इस समय का भाजक है 6। कुल मिला के इस प्रकार अंत में जो आप HCF निकालेंगे वो इन तीनों संख्याओं का HCF कहा जाएगा। तो यहाँ आप इस शब्द को लिख सकते हैं, अतः 378, 180, 420 का HCF 6। ये आपका आंसर है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, जो है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा जा रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए। तो जहाँ भी जिस क्वेश्चन में भी ये शब्द आया हुआ होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म शब्द जहाँ भी आ जाएगा वहाँ आप तुरंत समझ जाएंगे कि इस क्वेश्चन में हमें HCF अर्थात म सही निकालना है। तो इसमें आ गया तो इसमें आप समझ जाओ कि हमें इस क्वेश्चन में म सही निकालना है। आगे कहा जा रहा है ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिससे इनमें और इनमें भाग देने पर, मतलब इसमें भाग दो, इसमें भी भाग दो, इसमें भी भाग दें, तो आपके पास क्रमशः माने क्रम से, जब इसमें भाग दें उस संख्या से तो ये शेषफल आए, इसमें भाग दे तो ये शेषफल आए, इसमें भाग दे तो ये शेषफल आए, तो वह कौन सी संख्या है। तो यहाँ आपको समझ में आया कि हमें म सही निकालना है इसमें, इस क्वेश्चन में। परंतु जब ये आ जाए, यहाँ आप समझे थोड़ा सा, और यहाँ जिससे या जिसमें आ जाए तो उसका अर्थ अलग हो जाएगा। इसके पहले हम आपको समझाए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म ये शब्द आ जाए तो हमें म सही निकालना है उस प्रश्न में। परंतु यदि ये न आया होता तो ऐसी और सवालें बन सकती हैं जिसमें ये नहीं आएगा, तो यहाँ आपका 2 शब्द हो सकता है, जिससे के स्थान पे जिसमें भी हो सकता है। तो जब यहाँ जिसमें रहेगा तो आप समझ जाओ कि आपको हमेशा उनका ल से निकालना होगा, और यहाँ जिससे आ जाए तो इसका अर्थ ये कहता है हमेशा यहाँ उसका म से निकालना होगा। तो जिससे का अर्थ है म से निकालना है आपको, और जिसमें यहीं पर आ जाए तो उसका ल से निकालना है। आप इस क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ के समझ सकते हैं कि ल से या म से क्या निकालना है। फिलहाल इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया कि इसका आपको म से निकालना है, और संख्याएं देकर उनमें शेषफल भी दिया रहे तो आपको याद रखना होगा। तो यहाँ आप समझें कि हमारे पास वो संख्या है और उनसे जो शेषफल प्राप्त होते हैं वो भी हैं।
तो आपको इन संख्याओं में इनके शेषफल को घटा के तब में से निकालना है। तो यहाँ हम इस संख्या में इसका ये शेषफल घटा देंगे, इस संख्या में इसका यह शेषफल घटाएंगे और इस संख्या में इसका यह शेषफल घटा देंगे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि 398 में घटाएंगे 7 को, आ जाएगा 8 में से आप 7 निकालेंगे, बाकी ये अंक वही है क्योंकि इसमें एक ही अंक है तो एक में घट जाएगा। आगे 436 में दूसरी संख्या 436 है तो दूसरा शेष घटाना है, इसमें 11 है। 6 में से आप 1 निकाल देंगे 5 होगा, 3 में से निकाल देंगे 2 होगा, ये आपका वही है। अगला लास्ट है 542 और उसमें अंतिम शेषफल है 15, घटा देना है तो यहाँ घटाएं, 12 में से 5 निकाल दीजिए 7, यहाँ 3 में से आप 1 निकाल देंगे 2, ये 5 आपका वही है। कुल मिला के शेषफल को आप उनकी संख्याओं में घटा दोगे, जो भी प्राप्त होगा उनका आपको म से निकाल लेना है, जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। तो जो भी प्राप्त हुआ वो 3 संख्याएं हैं, तो 3 संख्याओं से म से निकालना आपको पता है। 3 संख्याओं से आप म से निकाल लेंगे तो 3 संख्याएं यदि हैं तो उनमें सबसे पहले हम किसी 2 का म से निकालते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर होगा 391, 425 और 527 का HCF इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो 3 संख्याओं का HCF माने पहले हम केवल 2 संख्याओं का निकालते हैं, फिर उसका जो भी HCF आता है उसे तीसरी संख्या के साथ लेकर निकाल लेते हैं, तो वही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ हम सबसे पहले 2 संख्या का निकालेंगे। तो 2 संख्या आप कोई ले सकते हैं, तो मैं ले रहा हूँ 391 और 425 को, लिख दे रहे हैं का HCF। तो इसमें हम पहचानते हैं छोटी संख्या ये है, बड़ी संख्या ये। छोटी संख्या से आपको बड़ी संख्या में भाग देना है, क्योंकि ये कहा यूक्लिड के नियम से मतलब भाग करके। तो 391 दूना इससे ज़्यादा हो जाएगा तो एक ही बार ले जाएं, एक बार ले जाने पर वही भाजक ही आ जाता है। तो हम इसको लिख दिया, यहाँ से घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ से घटाएंगे नहीं घट रहा है तो आप इससे एक उधार दे देंगे, 2 से 12 बन जाएगा, 12 में से 9 निकाल लेंगे 3 बचेगा, यहाँ बचा 3, नीचे भी वही है तो ये कैंसिल हो जाएगा। आगे आप देखें ये आपका कम है ये ज़्यादा है, तो इसे भाजक का स्थान देंगे और पहले वाले भाजक को भाज्य, वो है 391। अब फिर से वही भाग की क्रिया, ये 34 है, ये 2 अंक में पकड़े 39 है तो एक बार जाएगा, एक बार जाने पर वही लिख दिया जाता है भाजक ही। यहाँ घटाएं तो ये 5 आएगा और एक कैंसिल, आगे एक अंक है उसे लिख दें, तो यहाँ बन गया 51। अभी ये इससे ज़्यादा है तो अभी बार ले जाइए, तो 34 से कम 34, कहने का मतलब जब तक भाग होता है तब तक आप करते जाएंगे। यहाँ इससे उधार लेंगे, 11 बन जाए, 11 में 4 निकाल दें 7, यहाँ 4 बचा होगा, 4 में से 3 निकालें 1, 17 आ गया। तो अब आप देखें कि ये शेषफल जो है भाजक से कम हो गया, तो शेषफल को भाजक बनाएंगे और पहले वाले भाजक को भाज्य, तो 17 दूना 34। इस समय हमने देखने को मिला कि शेषफल हमारा कैंसिल हो गया, तो जब शेषफल कैंसिल हो उस समय का जो भाजक रहेगा उससे हम तुरंत बोलते हैं वही है इन 2 संख्याओं का HCF। तो जब इन 2 संख्याओं का HCF आपको प्राप्त हो गया उसे तुरंत आगे लिखेंगे और 3 संख्याओं में से एक संख्या जो छोड़े थे उसे उसके साथ लिख देंगे। फिर आपके पास 2 संख्याओं का समूह बन गया, फिर से इनका HCF निकाल लेंगे का HCF। तो HCF आपको निकालना समझ में आ गया कि छोटी संख्या ये है, बड़ी संख्या ये है, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में आपको भाग करना है। भाजक आपका 2 संख्या में है, ये भी 2 अंक वाला ही पकड़ेंगे, तो ये 2 अंक में इसके हो सकता है तो भाग करिए। तो 17 त्रिक 51, ये 52 है तो 3 बार जा रहा है, यहाँ जगह 51 घटा दें 1 बचेगा, ये कैंसिल हो गया, आगे क्या उसे लिखते हैं 17। अब यहाँ देखें दोनों सेम है तो एक बार ले जाएं, ये 17 लिख के कैंसिल कर दें, तो शेषफल आपका कैंसिल हुआ, भाजक आपका था 17, वही आपका हो जाएगा आंसर।
तो आप कह सकते हैं कि अंतिम में जो भी आपके पास HCF प्राप्त होता है वो है 391, 425, 527 का HCF 17। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। कि आंसर आपका सही है या गलत है, आप अपने से जांच कर सकते हैं कि वह संख्या आगे 17 जो ये पूछ रहा है, अब इस संख्या से इसमें भाग करेंगे शेषफल आपका 7 बच जाएगा, इसमें भाग करेंगे शेषफल आपका 11 होगा, और इसमें भाग करेंगे शेषफल आपका 15 होगा, अतः वह संख्या प्राप्त हुई 17 आंसर। अब हम लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर 1 के बी का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि जिन संख्याओं का हम गुणनखंड करेंगे उनमें जितनी भी संख्याएं होंगी सभी अभाज्य होनी चाहिए। अभाज्य संख्याएं आपको पता होना चाहिए, पता भी होगा। अभाज्य संख्याएं हम किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो स्वयं से कटे हैं, स्वयं के अलावा किसी से न कटें। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस प्रकार अनंत तक। तो इनमें जितनी भी संख्याएं सभी का अभाज्य गुणनखंड करें और उनके बीच गुणा लगा के लिख देंगे तो उसे कहेंगे गुणनफल का रूप। तो यहाँ हम इसमें हल कर रहे हैं और इसके पहले क्वेश्चन को इसके प्रश्न के आधार पर बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है इसका, पहला ऑप्शन है 140, 140। इसका आप गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले इस प्रकार का रूप बना लेंगे। उसके बाद यहाँ हम देखते हैं कि इसके अंतिम में यदि 2 का पहाड़ा 0 होगा तो वो संख्या निश्चित है कि 2 से कट जाती है। तो अंतिम में 0 है तो इसे हम 2 से काटेंगे। आप जिससे भी इसे काटेंगे उसे यहाँ पर लिख देंगे। तो 2 से काटना, 2 को हम यहाँ पर लिख दिए। अब देखें 2 का टेबल पहाड़ा पढ़ेंगे, 14 आने तक 7 बार पढ़ना पड़ेगा। 2 सत्ते 14, 0 को आप ऐसे ही लिख देंगे। अंतिम में फिर 0 है, फिर ये 2 से कट जाएगा। यहाँ हम किसी का गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटी संख्या अर्थात 2 से कटेगा कि नहीं। 2 से नहीं कटा तो उसकी आगे वाली संख्या इस प्रकार, डायरेक्ट आपको किसी बड़ी संख्या से नहीं काटना है। अब फिर हम इसे 2 से काट रहे हैं, फिर यहाँ 2 लिख दिए तो 7 है तो 3 बार में इसमें से 6 कट जाएगा, 1 बचेगा। बगल आप लगा के समझेंगे तो 10 समझ में आएगा। 2 से फिर 10 काटेंगे, 2 पंचे 10, 5 बार में कट जाएगा। आगे अब अंतिम में 5 आ गया, 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता है तो अंतिम में 5 आ गया तो 3 से भी कर सकता है, 5 से भी कर सकता है। 3 से हम ट्राई किए तो 3 से नहीं कटा, क्योंकि 3 से 3 एकम 3, 5 नहीं कटेगा। अब इसे हम सीधा 5 से ही काटेंगे। तो जिससे काटेंगे उसे यहाँ लिख दें, यहाँ 5 लिख दें। कितनी बार में कटेगा? 7 बार पढ़ेंगे, 5 से 35 आ जाएगा। 7 आ गया तो ये 7 से ही कटेगा, 7 एकम 7। तो जब तक यहाँ 1 नीचे नहीं आएगा अंत में तब तक आप उसे काटते रहेंगे। इस प्रकार 140 का गुणनखंड ये है। आगे इसे गुणनफल के रूप में लिखना है तो यहाँ लिख सकते हैं कि 140 बराबर, देखें ये जो आया है खंड में उसे आपको लिख देना है और सबके बीच गुणा का चिन्ह बना देना है। इस प्रश्न का आंसर ये है। इसमें जितने भी ऑप्शन हैं इसी प्रकार से आपको बनाना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे का अध्ययन करेंगे। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित युग्मों के युग्म माने जोड़े गए HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है। HCF का मतलब है मस, LCM का मतलब है लस होता है। तो इसके कहने का मतलब है कि जो भी अभी हम ऑप्शन को यहाँ लिख रहे हैं कि जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, निम्नलिखित का मतलब जो भी लिखे गए हैं, युग्म माने जोड़े में है, 2-2 हैं, 2-2 प्रकार की संख्याएं हैं, उनके HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ तक आपको क्वेश्चन है, इसे ज्ञात करना है। फिर इसका जांच भी करना है और जांच में यह करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है। तो आप लोग इसे नोट कर लें कि जिन 2 संख्याओं का हम LCM और HCF अर्थात लस और मस निकालेंगे, उनके लस और मस का गुणा जो भी आएगा
उन दोनों संख्याओं का गुणा भी वही आता है। यहाँ पर हम इसे लिख दिए हैं। इसे कहीं कहीं सूत्र के रूप में भी प्रयोग किया जाता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा बराबर होता है LCM इंटू HCF। तो यदि आपका LCM और HCF दोनों संख्याओं का एकदम सही आया है तो उनका गुणनफल और उन दो संख्याओं का गुणनफल एकदम करेक्ट आएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं इसके ऑप्शन को। तो इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 26 और 91, दूसरे में है ये, तीसरे में ये। तो यहाँ पर बोला है कि निम्नलिखित युग्मों के, तो यही है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरे में। तो जैसे हम हल में पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, पहला ऑप्शन आपका है, हल में पहले ऑप्शन को ले रहे हैं। इसमें कह रहा है 26 और 91। तो यहाँ बोला है कि युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम जो भी ऑप्शन इसका हल करेंगे उनका लस और मस निकाल लेंगे। तो यहाँ हम यही कर रहे हैं कि 26 का 91 का LCM माने लस। यहाँ हम गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा 26 और 91 का LCM। तो किसी का LCM आपको गुणनखंड विधि से निकालना है तो उसका गुणनखंड आपको पता होना चाहिए। यहाँ हम इसका गुणनखंड पता कर रहे हैं 26 का और 91 का। तो पहले 26 का गुणनखंड करेंगे। तो इसके अंतिम वाला संख्या 2 से कट रहा है तो ये पूरा 2 से कट जाएगा। तो जिससे काटे उसे यहाँ लिखें। 2 से काटूंगा मैं, 2 को यहाँ लिख दिया हूँ। तो एक बार में 2 एकम 2, ये 2 कट जाएगा और 6 को 2 से 3 बार में काटना पड़ेगा, 2 3 6। तो ये 26 पूरा कट गया। अब यहाँ आ गया 13। अब जान लें 13 यदि अभाज्य संख्या है तो ये स्वयं से ही कट सकती है। तो यहाँ मैं 13 से ही से काटूंगा, 13 एकम 13। अंत में एक आ गया तो उसका खंड रुक जाता है। तो 26 का खंड आया 2 गुणित 13। 26 के सामने 2 गुणित 13। आगे 91 का खंड करिए। अंतिम वाला देखें 1 है तो 2 से नहीं कटेगा 1। तो आगे से हम 3 से ट्राई करेंगे। तो 3 त्रिक का 9, आगे वो 1 है, 1 नहीं कटेगा 3 से भी। आगे से हम 7 से ट्राई करेंगे क्योंकि 3 के बाद 4 से नहीं कटेगी। जो 4 से कटना होता है वो 2 से कट जाता है। आगे वो 5 से नहीं कटेगी क्योंकि 5 से वही संख्या कटती है जिसके अंत में 0 हो या 5 हो। तो इसके अंत में ऐसा नहीं है। तो यहाँ हम इसे सीधा काट रहे हैं 7 से। 7 एकम 7, 9 में 7 कैंसिल हो गया, बचा 2, आगे 1 है तो 21 बन गया। 7 त्रिक 21, कुल मिला के 13 आ गया। 13 अभाज्य संख्या है तो स्वयं से कटेगी। स्वयं माने यहाँ 13 लिखेंगे, 13 एकम 13। तो 91 के सामने हम लिखेंगे 91 का गुणनखंड 7 गुणित 13। तो आपको LCM निकालना है तो आपको पता है कि उनका गुणनखंड करने के बाद हम सबसे पहले उन्हें लिखते हैं जो ऊपर नीचे दोनों में होती। ऊपर नीचे दोनों में 13 है, उसमें से आपको एक ही अंक लिखना है। उसके बाद जो अलग अलग हैं उन्हें भी लिख लेना है गुणा के क्रम में। तो गुणा का चिन्ह बना के 2 भी लिख लेंगे, 7 भी लिख लेंगे। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखना है, जो ऊपर भी एक बार है नीचे भी एक बार है तो उनमें से हमें एक ही अंक को लिखना है और बाकी जो अलग अलग है उसे भी एक ही बार लिखना है। अब इसका आप गुणा करेंगे तो जो भी आएगा 7 दूनी 14, 14 का आप 13 में गुणा कर दें, 14 त्रिक 42 और 14 कम 14 4 18, 182 आएगा। आप किसी प्रकार से गुणा कर लीजिएगा। अब आगे हमें HCF निकालना है। तो यहाँ मैं इसी के नीचे निकाल के बता दे रहा हूँ, एक ही गुणनखंड में ऐसे ही आपको करना है कि इनमें HCF क्या होगा। तो HCF यदि गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं तो उसी अंक को लिखा जाता है जो ऊपर वाले में भी हो और नीचे वाले में भी हो। तो ऐसा आपका 13 मिल रहा है, 13 ऊपर भी एक बार है नीचे भी एक बार है, तो यही केवल यहाँ पर लिखा जाएगा। जो मिलेगा पूरे में वही लिखा जाएगा। तो HCF आप पाए 13, LCM आप पाए 182। अब यहाँ तक हम क्वेश्चन को कर चुके हैं कि HCF और LCM ज्ञात हुआ। इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ इसको हम जांच करेंगे। आगे यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, जांच करना है। तो आपको जहां भी जांच करना है
ये तुरंत वहां पर लिख देना है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, ये लेना है। तो इसमें हम पहले लिख रहे हैं पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू का एचसीएफ। ये कह रहा है कि जितना इस साइड का मान हो उतना ही उस साइड का मान हो। तो रख के ट्राई कर लीजिए। पहली संख्या, तो पहली संख्या आपकी है 26 इंटू दूसरी संख्या है 91 बराबर एलसीएम आपका है 182 इंटू एचसीएफ आपका है 13। आप इसे गुणा करके देखेंगे तो दोनों का मान एकदम सेम आएगा। इसी प्रकार से आप दूसरे ऑप्शन का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, फिर जो भी आ जाएगा उसे यहाँ जांच कर लेंगे। ये लस और मस का गुणा करेंगे और इन दोनों संख्याओं गुणा करेंगे, दोनों का मान सेम आएगा। इसी प्रकार से तीसरे ऑप्शन का भी कर लेना है। यदि यहाँ तक आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।